Hello everyone. Today we will talk about the 14 leadership principles which are followed in Amazon, and we will take lots of examples in very simple terms to understand these principles. Because once you go into an interview and you actually face these problems, you might feel that you have done well in the interview, but there are chances that you might be missing out on their basic principles. So this video is recorded both will be in both English and Hindi. The reason being that it's not that easy to understand these principles. Though in the first look you might think कि काफ़ी आसान है ये प्रिंसिपल और ये ऑन द गो इंटरव्यू में आप आंसर कर सकते हो, बट जब आप एक एक करके इन क्वेश्चंस को और इन प्रिंसिपल्स को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये उतना भी आसान नहीं है अगर आपको डायरेक्ट ये किसी इंटरव्यू में मिले. So we'll quickly start with it. Basic introduction of the data monk. We have 30 plus ebooks on Amazon on various technologies, 2500 plus active users, 40 plus mentors from different product based companies including Amazon, Ola, Flipkart and companies like that. We get around 5 lakh hits on our website per year. तो आप कभी भी जाके इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल फ्री मटेरियल्स ओवर देयर. टू स्टार्ट विथ, क्यों चाहिए अमेज़ॉन लीडरशिप प्रिंसिपल जानना क्यों है. तो जब भी आप किसी भी ऐसे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें आपका काम बिजनेस साइड से रिलेटेड हो सकता है, इट कुड बी डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये सारी फील्ड में डेफिनेटली अमेज़ॉन एक्चुअली लुक्स फॉर दोज कैंडिडेट जो कि इन प्रिंसिपल्स को समझे और किसी प्रॉब्लम को ऐसे टैकल करे जैसे इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है. सो इट्स लाइक उनका मानना है, मतलब कि पूरे अमेज़ॉन के कोर मेंबर्स का मानना है कि अगर कोई इंसान इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो बेटर तरीके से किसी क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. कई बार ऐसा होता है कि आपके बिजनेस एनालिसिस या डेटा एनालिस्ट के रोल में 4-5 राउंड्स होंगे इंटरव्यू के, लेकिन सारे के सारे राउंड्स इन्हीं अमेज़ॉन लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे होंगे. मतलब टेक्निकल शायद पहला राउंड होगा जहाँ पे आपको 4-5 कुछ क्वेश्चन दिया जाए सिक्वल का या पाइथन का, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके प्रिंसिपल्स पे ही होंगे. तो लेट्स सी, ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू के सेकंड, थर्ड या फोर्थ राउंड किसी में जाए और किसी एक अमेज़ॉन प्रिंसिपल में फंस जाए. सो विल स्टार्ट विथ स्टार मेथडोलॉजी. सो हर एक प्रॉब्लम के सॉल्व करने के पीछे एक ये माइंडसेट होता है कि कोई भी क्वेश्चन को आप स्टार मेथडोलॉजी में ब्रेक कर सको. स्टार मेथडोलॉजी ऐसे होता बहुत ही सिंपल है. जैसे आप स्टार्ट करोगे किसी प्रॉब्लम को बताना कि हाँ सिचुएशन क्या था, उसमें काम क्या करना था, आपने कौन से एक्शंस लिए और फाइनली रिजल्ट क्या हुआ. अब ये नहीं सोचना है कि आपको हमेशा रिजल्ट में एक एज अ हीरो ही बन के सामने आना है. देयर कुड बी क्वेश्चंस लाइक डिफाइन अ प्रॉब्लम और डिफाइन अ सिचुएशन व्हेन यू एक्चुअली फेल. हुआ क्या, इशू क्या था. जैसे अगर कहें कि किसी किसी मीटिंग में, किसी एमबीआर या डब्ल्यूबीआर में, यू एक्चुअली पॉइंटेड आउट अ रॉन्ग नंबर ऑन द एमबीआर स्लाइड, मतलब किसी भी मंथली बिजनेस रिव्यू में आपने क्लाइंट्स के सामने एक गलत नंबर डाल दिया. तो वो एक सिचुएशन हो गया जहाँ पे एक्चुअली एक इम्पैक्ट था. अब टास्क क्या था, गलत क्या हुआ. गलत ये हुआ कि आपके नंबर्स जो थे वो सामने जो क्लाइंट को शोकेस किया गया वो थोड़े से ऑफ थे या फिर ज़्यादा ऑफ थे. अब व्हाट एक्शन डिड यू टेक. अब वहाँ तो बेइज्जती हो गया. वहाँ तो ऐसा हो गया कि क्लाइंट बोल दिया कि हाँ आपके नंबर्स गलत है, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड एंड कम बैक टू अस. अब एक्शन यहाँ क्या हुआ कि यू एक्चुअली क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क और समथिंग इन ऑर्डर टू री इट एवरी टाइम देयर इज एन एमबीआर. जब भी एमबीआर हो या डब्ल्यूबीआर हो, कोई भी बिजनेस मीटिंग हो, तो आपने एक फ्रेमवर्क ही तैयार कर लिया कि हाँ हर एक मीटिंग के पहले हम लोग 2 घंटे या 3 घंटे पहले डेफिनेटली एक मीटिंग रखेंगे जस्ट टू चेक ऑन द क्वालिटी ऑफ द डेक. व्हाट वाज द रिजल्ट ऐसा रहा कि 6 मंथ्स में कोई भी इशू नहीं आया. मतलब जिस दिन आपका कोई प्रॉब्लम हुआ था उसके 6 महीने तक या फिर साल भर तक कोई भी इशू नहीं आया. तो दिस इज़ वन वे इन विच यू कैन एक्चुअली डिक मतलब बता सकते हो कि हाँ प्रॉब्लम क्या था, क्या टास्क था उसमें, क्या एक्शन आपने लिया और रिजल्ट फाइनली क्या हुआ. अब स्टार्ट मेथडोलॉजी से ही हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक लीडरशिप प्रिंसिपल को देखेंगे. 14 लीडरशिप प्रिंसिपल है, हर एक में स्टार्ट यहाँ पे लिख के रख दिया गया है ताकि आप उसको खुद के आंसर्स को फिट कर सको. यहाँ ऐसा नहीं किया गया है कि आप हमारे आंसर्स को देखो और वहाँ पे सेम टू सेम चीज़ बोल दो. तो आप एक कॉपी और पेन लेके रहो और वीडियो को रोक रोक के इसको आंसर करने का कोशिश करो. तो पहला प्रिंसिपल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कस्टमर ऑब्सेशन.
तो अमेज़ॉन एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे आपको खुद पता है कि दे आर वेरी कस्टमर सेंट्रिक। उनको हर एक चीज़ करना होता है जो कि कस्टमर को मतलब अट्रैक्ट कर सके। अगर आप कोई भी चीज़ 4 दिन या 5 दिन बाद भी रिटर्न करते हो तो ईज़ी रिफ़ंड होता है, या फिर मतलब कस्टमर सेंट्रिक बिहेवियर उनका खुद का भी है। दे ऑलवेज़ कीप द कस्टमर्स फर्स्ट, और वो चाहते भी है कि आप भी हमेशा अपने कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल समझो। तो कस्टमर ऑब्सेशन से क्वेश्चन क्या बन सकता है? दे कैन ईज़िली आस्क यू व्हेन डिड यू प्रायोरिटाइज़ द नीड ऑफ द कस्टमर एंड पुश्ड योर लिमिट फॉर द रिजल्ट? मतलब ऐसा क्या था, जैसे अगर ठीक है आप 10 बजे जाते हो, 6 बजे तक निकल जाते हो, या फिर आपका एक पर्टिकुलर काम है जो आप किए। बट क्या ऐसा भी कभी सिचुएशन आया था जब आप कस्टमर या क्लाइंट के प्रति ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, ज़्यादा उनको बेटर रिजल्ट देना चाहते थे, और उस सिचुएशन में आपने क्या किया? तो देयर इज़ वन एग्जांपल व्हिच एक्चुअली कम्स इन माय माइंड फ्रॉम माय प्रोफेशनल करियर। वो ऐसा था कि वी वर सपोज टू क्रिएट अरीमा मॉडल। एक टाइम सीरीज़ का प्रॉब्लम था जिसमें हम लोगों को एक नंबर प्रेडिक्ट करना था फॉर सम टिकट्स टू बी प्रेडिक्टेड। मतलब कि सिंपल आप समझ लो कि कोई भी प्रेडिक्शन करना था टाइम सीरीज़ पे। अब टाइम सीरीज़ के प्रेडिक्शन का रिजल्ट जो था वो अराउंड 80% या 85% के आसपास एक्यूरेट आ रहा था। अब यहाँ सिचुएशन ये था कि रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं था। मतलब अगर आपका 80-85% तक एक्यूरेसी जा रहा है, तो क्लाइंट वाज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 90-93% ऑफ एक्यूरेसी। तो वहाँ पे एक टास्क था कि इज़ देयर समवन हू कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी टू एक्सप्लोर द डेटा एंड कम बैक विथ अ बेटर रिज़ल्ट। अब टास्क क्या था? टास्क ऐसा था कि हाँ, अब डेटा को एक्सप्लोर करना है। डेटा एक्सप्लोर करके फिर पता चलेगा कि और कौन-कौन सा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर और कौन-कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट अ बेटर नंबर फॉर दीज टाइम सीरीज डेटा। एक्शन क्या था? एक्शन सिंपल सा था कि हम लोगों ने बहुत सारा ईडीए किया। उससे कई ऐसे पैरामीटर्स निकले जहाँ पे आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट था डेटा पे। तो एक्शन ऐसा था कि वो मेरे रिजल्ट्स को बेटर कर रहा था। अब रिज़ल्ट क्या आया कि मेरा एक्यूरेसी अराउंड 92-93% के अराउंड पहुंच गया, एंड द क्लाइंट्स वर हैप्पी। तो आप जब किसी प्रॉब्लम को ऐसे पोर्ट्रे करते हो कि हाँ, ये सिचुएशन था जब हमारा मॉडल तो जो था वो 85% एक्यूरेट था। टास्क क्या था कि क्लाइंट चाहता था 92-93% एक्यूरेसी। एक्शन क्या लिया गया कि 2 महीने लिए, 1 महीने लिए, 3 महीने लिए, लेकिन हाँ, हम लोग डेटा के अंदर जाके प्रॉपर ईडीए करके पता किया कि कौन-कौन सा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, नए मेथड्स को ट्राई किया, नया एल्गोरिदम ट्राई किया, और उसके बाद रिज़ल्ट क्या था कि 92-93% या जो भी एक्यूरेसी था वहाँ तक पहुँचे, एंड द क्लाइंट्स वर हैप्पी। तो ये पूरा प्रॉब्लम से आप कस्टमर ऑब्सेशन अपना दिखा सकते हैं कि फॉर यू द कस्टमर्स आर द फोकस पॉइंट। सेकेंड, इसमें आपको क्या करना है कि आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी एक इंस्टेंस उठा लो, या फिर अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज के रिलेटेड कोई भी एक इशू उठा लो जहाँ पे आपको कस्टमर ऑब्सेशन, जैसे अगर ये भी हो सकता है कि आप 4th ईयर में हो और कोई टेक फेस्ट या फिर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको मान लो किसी स्पॉन्सर को मनाना हो, या फिर उनको ऐसा पुश करना हो कि दे कैन पार्टिसिपेट इन योर फेस्ट और समथिंग, तो वहाँ आप सिचुएशन वाइज उसको लिख सकते हो। ओनरशिप। अब ओनरशिप इज़ द सेकंड प्रिंसिपल जहाँ पे एक्चुअली देखो, कोई भी अगर बिजनेस लीडर होगा तो वो ओनरशिप उसको अपने काम का लेना ही होगा। आप भले ही फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ योर कॉलेज और फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट में उतने ओनरशिप के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन ना हो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो यू आर सपोज टू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि when was the last time you took a task that and went beyond your typical responsibility? ऐसा कब हुआ जब आप रिस्क भी लिए? और ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें पास ही किए, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। तो यहाँ पे कोई भी आप ऐसा एग्जांपल बोल सकते हो जहाँ एक रिस्क इन्वॉल्व था, मे बी, या फिर जहाँ आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने आप को दिखा सकते हो कि हो सकता है कि 2 वीक में कोई ऐसा प्रॉब्लम था या फिर कोई ऐसा मीटिंग था जिसको आपको मतलब आपकी टीम को मीट करना था, जिसमें आपकी टीम को परफॉर्म करना था, लेकिन आपके कोई पर्टिकुलर रिसोर्स का मे बी तबीयत ठीक नहीं था, या फिर कुछ और टेक्निकल इशू हो गया जिसके कारण आप लोग वो नहीं कर पाए, तो यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वैसे बेटर रहेगा कि आप किसी भी पर्सनल चीज़ को ना लो, जैसे तबीयत किसी का ठीक नहीं था और वहाँ पे ओनरशिप उतना अच्छा पिक्चर शो नहीं करता है, बट कुछ ऐसा जैसे अगर आप कुछ कुछ माइग्रेशन कर रहे हो, आपको कोई फील्ड में, जैसे आप एक डेटा एनालिस्ट हो लेकिन एक डेटा इंजीनियर को आप हेल्प कर रहे हो, ओनरशिप लिए, मे बी 4-5 नए डेटा इंजीनियर थे टीम में और आपको बीइंग अ सीनियर मेंबर पीपल वर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कि आप कुछ उनको लीड करें, तो इट वाज नॉट योर टास्क, आप एक डेटा एनालिस्ट हैं, यू हैव टू डू योर एनालिसिस पार्ट, लेकिन आप फिर कुछ कोर्स किए और उसके बाद यू एक्चुअली टुक चार्ज और किसी एक माइग्रेशन में हेल्प किया या फिर कुछ भी ऐसा किया जिससे क्विक रिजल्ट आया, तो यू वेंट बियॉन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक टुक ओनरशिप और वहाँ पे परफॉर्म किए। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन शोकेस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, राइट दिस आंसर, कीप इट रिटर्न विथ यू। तो आप लाइफ में कभी ना कभी अमेजोन का इंटरव्यू तो डेफिनेटली दोगे। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड to be a part of Amazon, and it's not that difficult to be a part or crack the Amazon interview if you know these principles। ठीक है, अगर आप डेटा साइंस में हो या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो तो मे बी इतना यूज़फुल ना हो ये प्रिंसिपल, बट एनीवेज आपके बाकी के इंटरव्यूज़ में और बाकी के जर्नी में, अमेज़ॉन के जर्नी में या फिर इनफैक्ट दूसरे इंटरव्यू में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो या कीप दिस आंसर्स कि कहाँ आपने ओनरशिप दिखाया, कहाँ आपने कस्टमर ऑब्सेशन दिखाया। थर्ड, इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई। अ वेरी सिंपल थ्योरी। ऐसा कौन सा इंस्टेंस था जहाँ पे यू एक्चुअली इन्वेंटेड समथिंग और सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत ही मैनुअल प्रोसेस चल रहा हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कि करना आसान था, मतलब उसको ऑटोमेट करना आसान था, लेकिन सब कोई वही चीज़ बार बार कर रहा था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो, मतलब मोस्टली क्यूसी के अराउंड होता है, क्वालिटी चेक के अराउंड होता है। तो देर इज़ वन एग्जाम्पल विच इज़ कमिंग टू माई माइंड। तो एक टाइम ऐसा था जब मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्यूसी फ्रेमवर्क नहीं था, मतलब क्वालिटी चेक करने का, किसी कोड के क्वालिटी चेक करने का या फिर कोड ऑप्टिमाइज है कि नहीं, ये सब क्वालिटी चेक करने का कोई भी फ्रेमवर्क नहीं था। दो प्रोसेस बहुत ही सिंपल था कि अगर आप देखो किसी सिक्वल के कोड को तो आपको पता चल जाए कि ऑप्टिमाइज कोड है या नहीं है। मतलब अगर आप रेंज, आपको डेटा चाहिए सिर्फ एक दिन का है और आप रेंज कुछ लगाए ही नहीं हो, तो आपको सारे दिन का डेटा मिल रहा है, तो बिग डेटा, जब आप बिग डेटा के साथ काम कर रहे होते हो तो सारे दिन का डेटा लेने का कोई सेंस नहीं बनता है अगर आपको एक दिन का डेटा चाहिए। तो कोड देख के आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो वन बाय वन, लेकिन ये मैनुअल प्रोसेस था। तो आपने क्या किया, मे बी यू क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क इन आर और पाइथन और समथिंग, जहाँ पे वो कोड को लेगा, खुद ब खुद देखेगा कुछ कीवर्ड्स को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक हाई फंडा टूल ही डेवलप कर दिया, सिंपल सा टूल जो 4-5 चीज़ चेक करेगा कि ये कंडीशन है कि नहीं, और उससे वो स्कोर दे देगा कि हाँ कोड सिंप्लीफाइड है ये नहीं या फिर ऑप्टिमाइज है कि नहीं। तो दिस वाज वन प्रोजेक्ट विच वी टुक, छोटा सा प्रोजेक्ट था बट इट एक्चुअली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्वेरीज। तो आप अपना भी कुछ यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन सा ऐसा टाइम था जब आप कुछ इन्वेंट किया या फिर किसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया, छोटा हो या बड़ा उससे सेंस नहीं है, मतलब नहीं है, बट हाँ किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को, किसी प्रोफेशनल प्रॉब्लम को आप सिंप्लीफाई किए। मे बी रिक्रूटमेंट में कुछ हो, एचआर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। आर राइट अ लॉट। अब इसका क्या मतलब है कि लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम सही होते हैं, उनका जजमेंट स्ट्रांग होता है। तो क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेड एन इनकरेक्ट डिसीजन। हुआ क्या एक्चुअल, क्या हुआ कि जब आपका डिसीजन ही गलत था। और डिसीजन गलत का मतलब ये नहीं है कि आप स्लाइड गलत दे दी या फिर नंबर गलत दिए, दैट इज़ अ ब्लंडर। डिसीजन गलत का मतलब ये हो सकता है कि आपको मे बी कोई एनालिसिस ऐसा करना था जिसमें, से सपोज़ आप ऊबर के लिए काम कर रहे हो, अब ऊबर में कोई आप मॉडल क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे मॉडल क्रिएट करते समय मे बी जल्दबाजी था या फिर समय कम था कि यू मेड अ मिस्टेक ऑफ नॉट इंक्लूडिंग अ गुड मेट्रिक। ये टाइम बाउंडेज के कारण हो सकता है या फिर या फिर इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के कारण हो सकता है कि आप कर सकते हो कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस उतना याद नहीं था तो हम एक दो चीज़ को मिस कर दिए और वहाँ से थोड़ा सा एक्यूरेसी गलत आया या फिर मॉडल ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहा था। तो रिज़ल्ट क्या, तो ऐसे ये दिखाता है कि आपका प्रॉब्लम था, किसी चीज़ का इंटेंशन था सॉल्व करने का, लेकिन ड्यू टू सम मे बी टेक्निकल गैप या फिर टाइम क्रंच, इसके कारण आपको इशू हुआ। बट उसके बाद आपने उसको ठीक किया और फिर रिजल्ट ऐसा है कि यू क्रिएटेड अ गुड मॉडल और अ गुड डेटा एनालिसिस और समथिंग। फिफ्थ प्रिंसिपल है लर्न एंड बी क्यूरियस। तो ये नॉर्मल सा कंडीशन होता है कि जब जब भी आपका जो भी एज हो, यू हैव टू बी
क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा भी होता है, लर्न रीलर्न। इट्स लाइक यू लर्न समथिंग एंड देन यू रीलर्न द सेम कॉन्सेप्ट आफ्टर फ्यू डेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। और जब आप प्राइवेट सेक्टर में हो, जब आप सॉफ्टवेयर लाइन में हो या फिर आईटी लाइन में हो, तो डेफिनेटली यू कांट स्टे इन दिस डोमेन विदाउट बीइंग क्यूरियस एंड विदाउट लाइक लर्निंग कंटिन्यूसली। तो क्वेश्चन यहाँ ये हो सकता है कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन योर एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस इज व्हाट हेल्प्ड अ ग्रुप और इंडिविजुअल रीच अ सॉल्यूशन। तो जब आप डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे होते हो किसी कंपनी में, तो वहाँ पे आपको मे भी कुछ नॉलेज हो, 20-30% डेटा का नॉलेज हो, बट आपकी क्यूरियोसिटी से ही आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मे बी आपके दिमाग में ऐसा रहे कि ठीक है, अमेज़न का ऐसा कितना प्रोडक्ट है जो कि बार बार रिटर्न हो रहा है। अब बार बार रिटर्न हो रहा है, वो भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर किसी डोमेन में रिटर्न हो, तो मे बी क्लोथ्स में हो या फिर स्पोर्ट्स शूज़ में हो या फिर ऐसा कुछ है। तो जब आप ये सब एनालिसिस करोगे, जब आप क्यूरियोसिटी अपना दिखाओगे, तो आपका एनालिसिस डेफिनेटली बेटर होगा। आप जितने ज़्यादा लर्न करने के कैपेबल हैं या फिर जितने ज़्यादा लर्न करने में इंटरेस्ट है, उतना ज़्यादा आपका बेटर ग्रोथ होगा किसी भी कंपनी या फिर किसी भी डोमेन में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर यू विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि इफ़ दे आर टेकिंग एन इंटरव्यू ऑन द लीडरशिप प्रिंसिपल, दे एक्चुअली थिंक दैट यू विल बी एबल टू लर्न एनी थिंग गिवन अ गिवन पॉइंट की आपको इंटरेस्ट है, आपको समझ है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, एंड वंस यू नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू कैन लर्न समथिंग और एनीथिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप बस ऐसा एग्जांपल रखो जहाँ आप दिखा सको कि आप क्यूरियस थे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर इन जनरल लाइफ में आप क्यूरियस रहते हो। हायर एंड डेवलप द बेस्ट, हाँ, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब होता क्या है कि दो तरीके से कंपनीज हायर करते हैं। पहला ऐसा रहता है कि जब वो हायर ही बेस्ट करते हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे या फिर अमेजोन या फिर बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे, तो उनके जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वो काफ़ी टॉप नॉच होता है। मतलब देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ अ पर्सन टू एक्चुअली गेट इनटू दीज कंपनीज विदाउट हैविंग अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डोमेन। लेकिन कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है जब मे बी इंटरव्यू में किसी बंदे का या फिर किसी रिसोर्स का उतना अच्छे से चेक नहीं किया गया एंड ही वाज इनटू योर टीम। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन which may come up like कि tell me a time when you had a weak resource and what did you do to fix the situation। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरे साथ ही था कि जब पिछले ऑर्गेनाइजेशन में देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ एक वीक रिसोर्स था, और एंड आई हैव टू गिव केटी टू हिम। अब केटी देने समय क्या होता है कि यू एक्चुअली हैव टू रैप अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। वहाँ पे इशू ये आया था कि ही वॉज नॉट एबल टू पिकअप दिस थिंग। तो सिचुएशन ये था कि मे बी आई हैव अराउंड 30 days टू गिव ऑल द कीटीज। टास्क ये था कि यू हैव टू बी एफिशिएंट इनफ, यू हैव टू मेक दैट पर्सन एफिशिएंट इनफ टू हैंडल ऑल द प्रोजेक्ट। एक्शन क्या लिए, अब उसको ऐसा नहीं है कि वो रिसोर्स अच्छा नहीं था, बट मे बी वो टेक्नोलॉजी नया से नहीं सीख पा रहा था, या फिर जो भी ये हम बता रहे थे वो उसको क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए एक्शन क्या लिए कि आई मेड अ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। जो जो उसको केटी दे रहे थे, हर एक चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड करके रखे ताकि उसको फ्यूचर में कोई इशू ना हो। और थर्ड ऐसा था कि उसको भी कुछ कुछ कोर्स सजेस्ट किए कि ये कोर्स कर लो ताकि तुम्हारा अपना टेक्निकल कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो। रिजल्ट क्या हुआ कि 1 महीने 2 महीने बाद जब वापस जाके देखे तो ही वॉज आउट परफॉर्मिंग। ही वॉज लाइक, वो 2 महीने 3 महीने बहुत ही अच्छे से मेहनत किया और उसके बाद ही वॉज एबल टू गेट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द क्लाइंट। तो ऐसा आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। अपने एग्जांपल आप अपनी नोटबुक में लिख लो। इंसिस्ट ऑन हाई स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स, आप एक चीज़ देख रहे हो कि अमेज़न जैसा कंपनी हर एक चीज़ में स्टैंडर्ड ला रहा है, कस्टमर ऑब्सेशन ला रहा है। वो ये देख रहा है कि आप इन्वेंट कर सकते हो कि नहीं, सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं। तो आपको यहाँ पे वो ऐसा एग्जांपल देना होगा कि कब ऐसा हुआ था जब आप रुक गए, आपका कोई मीटिंग था और आप कहे कि नहीं, ये उतना स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, एंड वी विल वेट टिल वी एक्चुअली क्रिएट समथिंग रियली गुड। मतलब ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जिससे हम लोग क्लाइंट के पास जा सकते हैं। तो आप कैसा, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब आप इंसिस्ट किए हाई स्टैंडर्ड्स के। यू कैन हैव एनी एग्जांपल ऑफ इन योर माइंड, कोई भी एग्जांपल अपने प्रोफेशनल करियर से उठा के, और यहाँ पे एक फ्रेम करके स्टार मेथोडोलॉजी में आप रख सकते हैं। देखो, वन टाइम एफर्ट है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो एक पर्टिकुलर मेथड में, और आप ऐसे बता पा रहे हो अपने इंटरव्यूअर को, अपने हायरिंग मैनेजर को, या फिर किसी भी इंटरव्यू में, तो
एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इसको बस अमेज़न के लिए नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, ये किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी एचआर राउंड में, किसी भी हायरिंग मैनेजर राउंड में आपके बहुत ही काम आ सकता है, क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को तोड़ के बताते हो तो वो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। कई बार ऐसा इंटरव्यू जाता है लोगों का कि वो अपने ही प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं समझा पाते और सामने वाले को लगता है कि भाई ये खुद का ही प्रोजेक्ट नहीं समझा है तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्या समझेगा, मतलब इन अ वेरी ब्लंट वे। तो वहाँ आप एक्चुअली ये स्टार मेथोडोलॉजी यूज़ करके उसको ब्रेक करके बताओगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, दैट यू आर वेरी सिस्टमैटिक एंड यू आर वेरी क्लियर माइंडेड। एट्थ, थिंक बिग। अब ऐसा क्या है, आप ठीक है, आपको छोटा सा काम मिल रहा है, आप कर रहे हो, आप अपने डेटा एनालिसिस कर रहे हो, बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो, आपका रेगुलर का काम है, सब सही से चल रहा है, लेकिन डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक बिग? अगर अमेज़ॉन ये नहीं सोचा होता कि उसको एक मार्केट लीडर बनना है, उसको एक मल्टी बिलियन बिलियन कंपनी बनना है या फिर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बनना है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो डू यू हैव दैट कैपेबिलिटी, डू यू हैव द कैपेबिलिटी और माइंडसेट ऑफ थिंकिंग बिग? और ऐसा कब हुआ, कौन से प्रोजेक्ट में? इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि रोडीज़ का इंटरव्यू चल रहा है और आप कहते कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। मतलब आपको ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें प्रोजेक्ट में ऐसा था कि जैसे एक एग्जांपल, जैसे पहले ही एग्जांपल दिए थे कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप खुद से उसको पिच करो। मे बी क्लाइंट वो कह ही नहीं रहा है, क्लाइंट को वो चाहिए ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे एक ऐसा मॉडल आप रन कर सकते हो या फिर ऐसा एनालिसिस कर सकते हो जो कि एक्चुअली बहुत ही यूज़फुल हो। मे बी यू टेक ओनरशिप। देखो, आप एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल ट्रेड्स को शो कर रहे हो, आप ओनरशिप ले रहे हो, कि ठीक है ये प्रोजेक्ट हम लेके चलेंगे और इसको अ, हम बड़ा पिक्चर, एक बड़ा पिक्चर देख रहे हैं तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा टाइम था जब आप कुछ बड़ा सोचे? इन अ वेरी सिंपल वे, कीप एवरीथिंग इन रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल करियर इटसेल्फ। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि नहीं, मेरा सजेशन ऐसा था कि जो एचपी का वेब पेज है या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी का वेब पेज है या फिर मेरे क्लाइंट का वेब पेज का अलाइनमेंट ही चेंज करने का बात कर दी हम किसी मीटिंग में। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा था कि अभी आपका अगर स्क्रॉल डाउन वाला पेज है, तो अगर उसको स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल रखें तो ज़्यादा अच्छा इनपुट आ सकता है। आप ये ऐसे ही, मतलब कि विदाउट डेटा नहीं बोल रहे हो, आपके पास कुछ डेटा था, तो यू एक्चुअली थॉट अबाउट द प्रॉब्लम, आप उसके लिए कुछ एनालिसिस की एंड देन यू पिच्ड इट। तो डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक बिग एंड देन इम्प्लीमेंट? एक दो एग्जांपल रख लो अपने दिमाग में जिससे आप इसको सॉल्व कर सको। बायस फॉर एक्शन। अब बायस फॉर एक्शन इज समथिंग विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग इन नेचर। होता क्या है बायस फॉर एक्शन? तो यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि आप किसी भी चीज़ में, कोई भी पर्टिकुलर एक्शन के प्रति आप बायस हो। यानी कभी कभी बिजनेस में स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा ऐसा डिसीजन होता है जो कि रिवर्सिबल होता है और एक्सटेंसिव स्टडी का ज़रूरत नहीं होता उसको। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है कि व्हेन इज़ द लास्ट टाइम यू टुक द इनिशिएटिव टू करेक्ट अ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन एल्स टू एड्रेस इट? अब जैसे हमारे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता था कि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन से मूव आउट कर रहे हो तो जो की फोब होता है जिसमें आपका वीपीएन, जिसमें बेसिकली नंबर आता है जिससे आप कनेक्ट करते हो अपने रिमोट डेस्कटॉप से। तो वो जब लोग मूव आउट करते थे ऑर्गेनाइजेशन से तो वहाँ पे वो लोग मिसप्लेस हो जाता था, कई बार मिसप्लेस हो जाता था। तो मे बी यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल कि हाँ ठीक है, आप कुछ नहीं किए, आप एक चार्ट ले लिए एचआर से कि कौन कौन बंदा इस मंथ में या इस वीक में मूव आउट होने वाला है, एंड यू मेड श्योर कि हर एक बंदे के पास वो शीट जाए और वो फिल कर दे कि हाँ ये फोब की फोब, आई एम रिटर्निंग बैक टू द कंपनी। इस तरीके से क्या हुआ कि आप एक ऐसा एक्शन लिए, एक ऐसा डिसीजन लिए जिससे एक प्रॉब्लम, यू डिड नॉट एक्चुअली वेट फॉर समवन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू सॉ द प्रॉब्लम, यू सॉल्व इट। ये एक और तरीका जिसमें आप बोल सकते हो कि हाँ सिंप्लीफाई किए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं था लेकिन आप सिंप्लीफाइड एक अप्रोच दिए, तो सिंप्लीफिकेशन वाला जो लीडरशिप प्रिंसिपल है वहाँ पे आप का ये आंसर आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक इंटरव्यू में 14.5 के 14 लीडरशिप प्रिंसिपल पे क्वेश्चन रहता है, कुछ प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन रहता है, एंड यू कैन एक्चुअली इफ़ यू हैव आंसर्स फॉर ऑल द प्रिंसिपल, तो आप कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लग रहा है कि कहीं और फिट हो रहा है तो यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड फिट इट। ऐसा नहीं है कि सारे आंसर्स आपको नंबर से।
मेक श्योर कि जो भी एग्जांपल आप दे रहे हो बायस फॉर एक्शन का हो, थिंक बिग का हो, इंसिस्ट ऑन हायर स्टैंडर्ड का हो, हायर एंड डेवलप द बेस्ट का हो, सारे प्रोफेशनल एग्जांपल्स हो. मतलब पर्सनल एग्जांपल, नो वन अप्रिशिएट अ पर्सनल एग्जांपल व्हेन दे आर एक्चुअली हायरिंग यू फॉर रोल विच इज़ मोर डेटा ड्रिवन और समथिंग. मेक श्योर कि आप उस चीज़ को फॉलो करें. फ्रुगैलिटी. फ्रुगैलिटी ऐसा होता है कि अकम्प्लिश मोर विथ लेस. रिसोर्स कम थे लेकिन तब भी यू मेड श्योर कि काम हो जाए. मे बी कुछ ऐसा टाइम हो, मे बी कुछ ऐसा समय हो जब काफ़ी लोगों का तबीयत ठीक नहीं था, या फिर कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन से मूव आउट कर रहे हों, कोई ले ऑफ था. तो इसमें हाउ डिड यू एक्चुअली रिएक्ट, what did you actually do to make sure कि quality of the deliverables are not impacted. तो क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू रिलाई ऑन योर सेल्फ टू फिनिश अ टास्क. अब कई बार ऐसा होता है जब आपके पास कोई नया टास्क आए, यू माइट नॉट हैव अ क्लियर पिक्चर कि करना क्या है, लेकिन तब भी वो करने के लिए कोई और रिसोर्स ना हो. देर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बजट एक्स्ट्रा है आपके पास में, बजट कंस्ट्रेंट ही है, या फिर कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आपके पास एक कंस्ट्रेंट है, यू कैन नॉट डिवोट 100% ऑफ योर टाइम. तो इसमें क्या हो सकता है कि आप एग्जांपल दे सकते हो कि कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं या कुछ ऐसा अप्रोच बनाएं जिसमें यू आर एबल टू वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. तो होता क्या है, एक नॉर्मल सा भी क्वेश्चन होता है कि अगर आपके पास 10 लोगों का टीम है तो हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज स्क्रम. अगर आपके पास 50 लोगों का टीम है तो अगर जैसे आपके पास अगर 4 लोगों का टीम है तो यू कैन एक्चुअली हैव अ स्क्रम और हर एक को वन ऑन वन आप डील कर सकते हो. 10 लोगों का टीम है देन इट्स नॉट दैट पॉसिबल टू बी इन्वॉल्व विथ एवरी वन, जो आपको सबका काम पता हो. अब 10 से 50 का हो, 50 से 100 लोगों का टीम अगर हो जाए तो आप कैसे किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हो. फ्रुगैलिटी में भी आप की फोप्स वाला एग्जांपल दे सकते हो. और लास्ट का जो बायस फॉर एक्शन था कि यू एक्चुअली रिलाइड ऑन योर सेल्फ टू फिनिश अ टास्क. आप देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन से लोग निकल रहे हैं, की फोप्स यूज़ नहीं हो रहा है वो, या फिर मिस आउट हो जा रहा है, या फिर कोई लेके चला जा रहा है, या फिर ऐसे ही मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह रहा है. तो आप वहाँ पे ओनरशिप लिए, आप वहाँ पे डिसाइड किए कि हाँ ये टास्क को कंप्लीट हम करने वाले हैं, और उसके बाद यू एक्चुअली कंप्लीटेड इट. तो यू शुड ऑल्सो राइट. तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली एक आंसर लिख के रखना होगा, या फिर याद करके या समझ के रखना होगा कि क्या बोलना है. अर्न ट्रस्ट. अब अर्न ट्रस्ट का सिंपल सा फंडा ये है कि दे इज़ ऑलवेज ट्रस्ट इन्वॉल्व इन अ बिजनेस. अगर आप पे सामने के क्लाइंट को ट्रस्ट नहीं है तो क्यों ट्रस्ट नहीं है, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप उसको ट्रस्ट में कन्वर्ट कैसे किए. जैसे अगर आप किसी क्लाइंट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो देयर इज़ वेरी लिटिल चांस, या फिर कम चांस रहता है कि क्लाइंट कंप्लीटली ट्रस्ट करे अपने डेटा के साथ, आपके एनालिसिस के साथ. दे विल ऑलवेज बी समवन हु विल सुपरवाइज यू. एज सिंपल एज दैट. ऐसा नहीं होता है कि आप जो नंबर बोलते हो वो सामने वाला क्लाइंट अपने वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या फिर सीईओ सीएक्सओ को दे रहा है. ऐसा नहीं होता है, वो लोग ट्रस्ट थोड़ा कम करते हैं. तो जैसे एक एग्जांपल ऐसा था जहाँ पे वी वर लीडिंग एन एनालिटिक्स टीम फॉर ई कॉमर्स डोमेन, और वहाँ पे क्लाइंट एक्चुअली फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड अ सुपरवाइजर दैट ओके शी विल बी लुकिंग आफ्टर द कंप्लीट वर्क. यही देखेगी कि हाँ क्या क्या आप कर रहे हो, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ ट्रस्ट ऑन यू. अब ये कह देने के बाद ऐसा लगता है कि ठीक है एक मॉनिटर हो रहा है, एक सुपरविजन हो रहा है, बट यू शुड नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव वे. वो बेसिकली क्वालिटी चेक है. तो व्हाट टास्क यू हैड is to create a sense of trust in your client. अब एक्शन क्या लिए कि अपन हम लोग ये पता कर लिए कि हाँ क्या क्या टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ है, क्या क्या हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड बहुत सारे कोर्स किए. मतलब कि पेड कोर्स और ऐसे कोर्स जो कि एक्चुअली वैल्यू ऐड करते थे. जैसे उसमें कई बार इन्वॉल्व था AWS का सर्टिफिकेट, मतलब AWS पे भी काम करना था, तो दो दो रिसोर्स AWS का सर्टिफिकेशन किए, दे स्कोर्ड गुड. तो इससे धीरे धीरे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होने लगा. अब ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद ऐसा मतलब रिजल्ट ऐसा है कि आफ्टर 3 मंथ और 4 मंथ client actually said that okay we don't need a supervisor, you people are good to go. तो यहाँ पे you actually made an effort to earn trust. मे बी ट्रस्ट आप कस्टमर का यूज़ का गेन कर सकते हो, या फिर आप अपने क्लाइंट का गेन कर सकते हो, मे बी आप अपने मैनेजर का गेन कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट. डाइव डीप. अब कितनी बार ऐसा हुआ कि जब आपको प्रॉब्लम दिखा, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, लेकिन व्हेन यू डिग डीप इनटू द डेटा और डिग डीप इनटू द प्रॉब्लम यू एक्चुअली फाउंड आउट कि हाँ यहाँ एक सॉल्यूशन छुपा हुआ है, एंड यू एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड दैट. ऐसा नहीं कि बस उसको बता दिए कि हाँ ये सॉल्यूशन है और फिर उस काम को किसी और को दे दिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है
अब यहाँ क्वेश्चन ये हो सकता है कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स ऑफ अ सिचुएशन हेल्प यू अराइव टू अ सॉल्यूशन। अब जब आप किसी प्रोग्राम मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो यू डोंट एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ डेटा नॉलेज, और ये नहीं पता रहता है कि आपके अंदर जो लोग वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बट आप सुपरवाइज करते हो, आप एक्चुअली लुक आफ्टर करते हो कि क्या क्या लोग कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब देयर माइट बी अ सिचुएशन व्हेन यू एक्चुअली हैव टू लुक deep into a problem to see if there is a possible way to sort it out। कुछ पर्टिकुलर चीज़ का माइग्रेशन हो सकता है, मे बी समथिंग समथिंग लाइक अ पर्टिकुलर ऑटोमेशन इज़ नॉट वर्किंग। लेकिन जब आप देखें तो आपको पता चला कि अगर आप 4 घंटे इसमें लगा सकते हो, मैन्युअली लगा सकते, मैन्युअली अगर उसको कर सकते हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब ऑटोमेट करने में ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, मे बी कुछ ऐसा इशू हो जिसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शन ना हो और वहाँ पे टीम स्टक है लास्ट 3-4 दिन से, तो आप सिंपल सा एक ये देख सकते हो कि क्या प्रोसेस है जिससे आप उसको ऑटोमेशन से मैनुअल कर दो। ठीक है, साइकिल चेंज हो रहा है, दुनिया मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप डेटा को देख के या फिर आप प्रॉब्लम को देख के रिवर्स साइकिल भी चला रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, राइट। तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली डिग इनटू अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, ये है 12th पॉइंट। हैव अ बैकबोन। अब ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। यू डिड एन एनालिसिस, लेकिन उसके बाद आपके पास आपका ऐसा अप्रोच था कि यू डिड नॉट गो एंड पिच इट टू द मैनेजर, या फिर क्लाइंट को नहीं बोले, या फिर ऐसा था कि सामने वाले का जो भी प्रॉब्लम, जो भी एनालिसिस था, उसको ही आप मान लिए डिस्पाइट नोइंग कि देयर आर चांसेस दैट इट माइट बी रॉन्ग। अब इसमें एग्जांपल आप क्या दे सकते हो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, जैसे एक पिछले प्रोजेक्ट को ये हम लोग बता रहे थे कि आप एक वेबसाइट पे थे, एक बहुत ही बड़े कंपनी के वेबसाइट पे, और वो स्क्रॉल डाउन वाले मोड पे है। वो स्क्रॉल डाउन एज इन कि पैनल वाइज है, एक पैनल यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब आप स्क्रॉल कर रहे हो ऊपर से नीचे, तो आपको दिख रहा है। अब आपको पता चला कि ठीक है, आपको अपने एनालिसिस से पता चला कि यहाँ पे ऊपर के पेज, लोग नीचे के पेज तक जा ही नहीं पा रहे। अगर नीचे वाले पॉइंट, नीचे वाले पैनल को ऊपर के पैनल पे रख दे, तो फिर इस पैनल का भी अच्छा इम्पैक्ट होगा या फिर अच्छा कन्वर्जन होगा। तो यू एक्चुअली हैड अ बैकबोन टू गो एंड पिच इट टू द क्लाइंट यूजिंग योर डेटा। आपको पता है कि हाँ, ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पे सेशन टाइम या फिर नंबर ऑफ और मतलब लेंथ ऑफ टाइम काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा है, और यू एक्चुअली हैड एन एनालिसिस जहाँ पे आप पिच कर सके किसी क्लाइंट को विदाउट having a fear, because you know that you are right, or maybe you are even partially right, तब भी आप जाके उसको बोल सकते हो कि हाँ, ये एनालिसिस करने से ये फ़ायदा हो सकता है। तो दे एक्चुअली चेक, डू यू हैव अ बैकबोन और डू यू हैव द करेज टू डिसएग्री विथ योर टीम मेंबर, नॉट ऑन every occasion, but when you are actually having some concrete reason। Deliver result, definitely everything boils down to delivering a result। अब have you ever been more than halfway through a project but forced to switch gears or change the approach? कई बार ऐसा होता है कि आपको डिलीवर करने के लिए बाय हुक और क्रुक कैसे भी करना होता है। इसमें उन सारी चीज़ का आप मतलब मेंशन कर सकते हो जहाँ यू एक्चुअली डिलीवर्ड अ रिजल्ट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। मे बी कुछ ऐसा था कि टेक्निकल इशू था, मे बी ऐसा था कि बहुत ही टाइम कम था, लेकिन यू टुक सम रिसोर्सेज फ्रॉम अदर अदर टीम्स, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को आप बुलाएं और वहाँ पे कुछ सेशन रखें ताकि आपके रिजल्ट को हैम्पर ना हो। रिजल्ट बिफोर टाइम, यू आर ऑन टाइम, यू आर एबल टू गिव इट टू द क्लाइंट। तो ये 14 प्रिंसिपल है। देखने में आसान है, ऐसा लगेगा आपको कि ठीक है, ये एग्जांपल हम दे सकते हैं, बट जब आपको ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, देयर आर चांसेस दैट यू माइट गिव एन ऑकवर्ड आंसर। मे बी आप किसी में पर्सनल आंसर दे दो कि हाँ, ये हो गया था, घर जाना था और इसके कारण रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाए। तो इवन दो द क्लाइंट और द इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड, बट ही वोंट बी इम्प्रेस्ड। ही इज आस्किंग फॉर अ प्रोफेशनल आंसर, यू आर गिविंग हिम अ पर्सनल आंसर। देने को दे सकते हो, लेकिन अगर आप प्रिपेयर हो तो एनी डे यू विल प्रेफर टू हैव अ प्रोफेशनल आंसर। So if you like this video, you can give it a like, subscribe if you want these kind of interview questions, या फिर different questions on SQL, Python, machine learning and things like that। Comment if you have any query, and you can visit thedatamog.com for loads of free content on analytics interview questions। Thank you।